नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है अपने YouTube चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास में। जुड़ जाइए, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ कॉपी कलम उठाना है और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। आगामी उत्तराखंड से संबंधित, चाहे आपका यूके ट्रिपल एससी हो जाए या आपका यूके पीएससी हो जाए, उसमें आपका पटवारी हो गया, लेखपाल हो गया, समीक्षा अधिकारी हो गया, ठीक है, स्वागती हो गया, वीडियो वीपीडीओ और जो आपका लोअर पीसीएस होने वाला है, उन सभी की दृष्टि से क्या है, महत्वपूर्ण श्रृंखला होने वाली है। हम कवर कर रहे हैं उत्तराखंड का भूगोल। हमने इससे पहले उत्तराखंड का भूगोल आधा पूरा कवर कर लिया है और इसका पहला भाग हमने जो उत्तराखंड का जो वेजिटेशन है, ठीक है, जो वनस्पति है, यहाँ का फॉरेस्ट है, वन संसाधन है, उसके बारे में हमने भाग 1 कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने यहाँ क्या उपोष्ण प्रकार के वन के बारे में चर्चा परिचर्चा की, शीतोष्ण प्रकार के वनों के बारे में चर्चा परिचर्चा की, ठीक है। हमने सदाबहार वन जाने, हमने कोणधारी वन जाने, हमने क्या पतझड़ वनों के बारे में चर्चा परिचर्चा की और जो प्रतिशत के अनुसार क्या थे, सर्वाधिक और न्यून जिले थे कि किस जिले में सर्वाधिक वन है प्रतिशत में, ठीक है। और क्षेत्रफल हो गया, सघन वनों के बारे में, मध्यम वनों के बारे में, ठीक है। और हमने किस जनपद में खुले वन है, किस जनपद में अधिक झाड़ी है, ठीक है, उन सभी के बारे में हमने चर्चा परिचर्चा की। और उसी के साथ साथ हमने जो क्या गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में वनों का प्रतिशत है, हमने बताया कि सर्वाधिक जो वनों का प्रतिशत है वो पौड़ी में है और कुमाऊं में सर्वाधिक हमने आपको नैनीताल बताया था, ठीक है। उसके बाद जो वनों का क्षेत्र था, चाहे टोंस बेसिन हो, ठीक है, कोसी बेसिन हो, यमुना हो गया, काली गंगा हो गया, रामगंगा हो गया, भागीरथी, अलकनंदा, और उसी के साथ साथ ऊंचाई क्रम के अनुसार हमने वनों के प्रकार जाने थे, ठीक है। चैंपियन महोदय ने 3 प्रकार के वन बताए थे, पर्वतीय उपोष्ण वन, पर्वतीय शीतोष्ण वन, अल्पाइन वन, ठीक है। और अध्ययन की सुविधा से हमने 8 प्रकार के वन पढ़े थे, उपोष्ण कटिबंधीय वन, उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन हमने जाने थे, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वनों के बारे में जाना, कोणधारी वन किसे कहते हैं, ठीक है, कितने ऊंचाई में मिलते हैं, ठीक है, किस प्रकार के होते हैं, पर्वतीय शीतोष्ण वन, उप अल्पाइन और अल्पाइन वनों के बारे में जाना, अल्पाइन झाड़ियां एवं घास के मैदान जाने, और उसके बाद जो आपके टुड्डा तुल्य वनस्पति होती है उसके बारे में हमने चर्चा परिचर्चा की थी कि किस प्रकार की ऊंचाइयों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमने चर्चा परिचर्चा की थी, ठीक है। जो आपका गंगा का मैदान है, आपका तराई है, भाबर है, शिवालिक श्रेणी है, ठीक है, मध्य हिमालय है, जिस प्रकार के यहाँ वन पाए जाते हैं उनके बारे में और उनसे जो लाभों की आज हम चर्चा परिचर्चा करेंगे। उनका आर्थिक महत्व के बारे में आज हम जानेंगे कि हमने 8 प्रकार के वनों को जाना था, जिसमें हमने अंतिम आपको बताया था टुड्डा तुल्य वनस्पति बताया था, जो 3600 से 4800 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं, उन्हें टुड्डा तुल्य वनस्पति कहा जाता है, ठीक है, जिसमें घास, काई और लिचेन आदि पाए जाते हैं। हमने बताया था कि जैसे जैसे आप मैदानी क्षेत्र से आप पर्वतीय क्षेत्र में जाओगे, हिमालयी क्षेत्र में जाओगे, तो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वनों के प्रकार, मिट्टी हो गया, तापमान हो गया, ठीक है, इन सभी में क्या होने लगता है, परिवर्तन होने लगता है। उनका वहाँ की वनस्पति में भी क्या मिलता है, परिवर्तन मिलता है। तो वो हमने सब जाना था। और एक विशेष ऊंचाई पे जब आप पहुंच जाते हो तो आपको क्या, घास के मैदान, जिसे पशुचारकों का स्वर्ग कहा जाता है, ठीक है, वृक्ष कम झाड़ियाँ अधिक होती है, हमने बताया था बुग्याल, पयार या कुल्लू में थच कहा जाता है, ठीक है। अगर हम वही आपको कश्मीर से हमने अटैच करते हुए बताया था कि गुलमर्ग हो गया, सोनमर्ग हो गया, टनमर्ग हो गया, हमने आपको बताया था। तो आइए आज इसका भाग 2 है, जिसमें हम क्या करेंगे, वनों का जो प्रशासनिक विभाजन है उसके बारे में, ठीक है। 4 प्रकार से इन्हें प्रशासनिक अनुसार बांटा हुआ है वनों को, जिसमें वन विभागाधीन के अंतर्गत वन आते हैं, ठीक है, राजस्व विभागाधीन के अंतर्गत वन आते हैं, वन पंचायताधीन के अंतर्गत आते हैं, और निजी मतलब प्राइवेट जो स्वयं, ठीक है, निजी व अन्य संस्थानाधीन के अंतर्गत जो वन आते हैं उनके बारे में हम चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो इसका प्रकार है वो है वन विभागाधीन के जो वन आते हैं। राज्य में कुल इसका क्षेत्र कितना है, 70.46% में क्या है आपका वन विभागाधीन के अंतर्गत आता है। जो फॉरेस्ट है, जो वन विभाग है, उसके अंतर्गत 70.46% आता है, जो पर्यावरणीय एवं आपदाओं की दृष्टि से सरकारी नियंत्रण में होते हैं, ठीक है। देखो इनका जो पर्यावरण पर जो पूरा नियंत्रण होता है, ठीक है, यहाँ से मतलब कि निजी व्यक्ति यहाँ क्या खनन नहीं कर सकता है, यहाँ के पेड़ों को काट नहीं सकता है, यहाँ वो क्या हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। जो वन विभाग है, जो वन विभागाधीन के अंतर्गत जो वन आते हैं 70.46, उनमें पूरा नियंत्रण किसका है, पर्यावरणीय आपदाओं पर और की दृष्टि से सरकारी इन पर क्या होता है, नियंत्रण होता है। समझ गए, वन विभागाधीन के अंतर्गत जो वन आते हैं। दूसरा है राजस्व विभागाधीन के अंतर्गत कुल कितना 13.76% वन आ जाते हैं, ठीक है। इसमें पशु चराने, लकड़ी काटने की
छूट होती है। देखो जो राजस्व विभागाधीन होता है, जो राजस्व आप जानते हो रेवेन्यू, ठीक है, जो उसके अंतर्गत होता है उसमें 13.76% वन आता है, जिसमें आप पशु चरा सकते हो, आपको लकड़ी काटने की अनुमति होती है। इसकी अपेक्षा हमने जो वन विभागाधीन के वन थे उनमें आप न पशु चरा सकते हो ना आप क्या लकड़ी काट सकते हो, ठीक है, उनमें पूरा नियंत्रण किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है। लेकिन आप पशु कहाँ चरा सकते हो, लकड़ी कहाँ से काट सकते हो, आप जो राजस्व विभागाधीन के वन है जो 13.76% में फैले हुए हैं, ठीक है। थर्ड आपका है वन पंचायताधीन है, ठीक है, इसके अंतर्गत अगर बता दूं तो 15.32% का वन आता है, जिनमें स्थानीय वन पंचायतों का नियंत्रण होता है। जो वन पंचायत आपने पंचायत सुना होगा, ठीक है, आपने ग्राम पंचायत, वन क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत सुना होगा। तो जो वन पंचायताधीन के वन आते हैं उसमें कुल 15.32% वन इनके नियंत्रण में आता है, जिसमें स्थानीय वन पंचायतों का क्या होता है, नियंत्रण होता है, ठीक है। 3 प्रकार के वन आप जान गए। अब आपका निजी व अन्य संस्थान है, इनके अंतर्गत जो वन आते हैं उसके बारे में हम चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। तो जो चौथा हमारा जो प्रकार है वो क्या है, निजी व अन्य जो संस्थाधीन वन आते हैं, ये कितना 0.46% पे फैला हुआ है, जिसमें निजी व्यक्तियों का, नगर पालिका और नगर परिषदों का अधिकार होता है, ठीक है। जो निजी व अन्य संस्थाधीन इसमें आ जाता है 46, हमने बताया 0.46% में फैला हुआ है। इसमें निजी व्यक्तियों का भी अधिकार है, नगर पालिका का भी है, नगर परिषदों का भी अधिकार होता है। तो 4 प्रकार के वन हमने प्रशासनिक अनुसार जाना। वन विभागाधीन जिसमें 70.46% आता है। पर्यावरण एवं आपदाओं की दृष्टि से इसमें गवर्नमेंट का क्या होता है, कंट्रोल होता है। दूसरा हमने जाना राजस्व वाले वन जाने, जिसमें 13.76% आता है। पशु चराने व लकड़ी काटने की इसमें छूट होती है। तीसरा हमने वन पंचायताधीन जाना, राज्य का कुल जो वन क्षेत्र में फैला 15.32% में फैला हुआ है। स्थानीय वन पंचायतों का इसमें क्या होता है, नियंत्रण होता है। फोर्थ हमने जाना निजी व अन्य संस्थानाधीन के अंतर्गत जो वन है वो 0.46% है। निजी व्यक्ति, नगर पालिका, नगर परिषदों का इसमें क्या होता है, अधिकार होता है। तो ये वनों का क्या था, प्रशासनिक अनुसार इनका विभाजन था। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक है उत्तराखंड के वनों के प्रमुख वृक्ष। हम जानेंगे उत्तराखंड में कौन कौन से वन पाए जाते हैं, ठीक है। तो उत्तराखंड में जो प्रमुख वृक्ष है वो है आपका साल। आपको पता है जो यहाँ का प्रमुख वृक्ष है वो है साल, ठीक है। कितनी ऊंचाई पे पाया जाता है, आपने बोला सर 600 मीटर की ऊंचाई में पाए जाने वाला वृक्ष का नाम क्या है, साल है। इसकी लकड़ी कैसी होती है, सर आपने बोला जो साल की लकड़ी है कठोर होती है, टिकाऊ होती है, ठीक है। वृक्ष की हाइट कितनी होती है, आपने बोला सर 40 मीटर इसकी क्या होती है, हाइट होती है। इसका उपयोग क्या होता है, उपयोग भी जानेंगे, ठीक है। तो मकान बनाने में, रेल के डिब्बे आदि बनाने में किसका प्रयोग होता है, साल का प्रयोग होता है। तो उत्तराखंड का प्रमुख वृक्ष है साल। हमने बताया सर 600 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है, ठीक है। सर इसकी लकड़ी कठोर और टिकाऊ होती है, ठीक है। सर इसका वृक्ष का हाइट की बात करूं तो ये 40 मीटर की इसका वृक्ष होता है। आप घर के मकान बनाते हो, ठीक है, सुंदर सुंदर जो मकान बनाते हो, और जो रेल के आपने रेल में सफर किया उसके जो डिब्बे बने हैं उनमें साल का प्रयोग किया जाता है। साल समझ गए। दूसरा यहाँ का जो वृक्ष है ये क्या है, सर शीशम है, ठीक है। उत्तराखंड में शीशम की वृक्ष की अगर बात करूं तो 700 मीटर की ऊंचाई, अगर आप 600 मीटर में आपको साल मिलेगा, 700 मीटर में आपको क्या मिलेगा, शीशम मिलेगा। लंबाई कितनी होती है, 10 से 30 मीटर इसकी लंबाई होती है, ठीक है। वृक्ष की लकड़ी भूरे रंग की और कठोर होती है। रंग कैसा होता है, वृक्ष का जो रंग है लकड़ी का भूरे रंग का होता है, ठीक है, भूरे रंग का होता है। लकड़ी कैसी होती है, कठोर होती है। साल का हमने बताया था कैसी लकड़ी होती है, आपने बोला सर कठोर और टिकाऊ होती है। शीशम की भूरे रंग की लकड़ी होती है, कठोर होती है। मकान बनाते हो, फर्नीचर बनाते हो, रेल के डिब्बे बनाने आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। मकान भी बनाया जाता है, फर्नीचर सर्वाधिक शीशम के लकड़ी से बनाया जाता है, रेल के डिब्बे में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा जो यहाँ का प्रमुख वृक्ष है वो है सागौन, ठीक है। उत्तराखंड के निचले भागों में यानी तराई भाबर में, हमने पहले ही आपको बताया था कि गंगा के मैदान में, तराई भाबर में, शिवालिक श्रेणी में अलग अलग प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि मिट्टी में परिवर्तन है, ठीक है, तापमान में परिवर्तन है, वर्षा में अंतर हो जाता है, ठीक है, और ऊंचाई में परिवर्तन हो जाता है। इन कारणों से अलग अलग प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। तो सागौन हमने बताया तराई भाबर में पाया जाता है, ठीक है। तराई भाबर आपने बोला कि रुद्रपुर वाला एरिया, आधा हल्दूचौड़ से नीचे वाला आपका जो खटीमा वाला बेल्ट है, ठीक है, आपका रुद्रपुर वाला है, रामनगर वाला है, काशीपुर वाला है, ठीक है। तो कठोर लकड़ी होती है, ठीक है, मूल्यवान भी होती है। सागौन का लकड़ी कठोर होता है और इसका अधिक मूल्यवान लकड़ी होती है। मकान, जहाज, फर्नीचर, रेल के डिब्बे बनाने में इसका प्रयोग होता है, ठीक है। देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको इसे स्टार लगा लेना है। 1855 ईस्वी में सागौन को राज्य की संपत्ति घोषित किया गया। आपसे पूछेगा
कि निम्नलिखित में से किस वर्ष सागौन के वृक्ष को राज्य की संपत्ति घोषित किया गया? तो 1855 में। ठीक है, या ऐसे पूछेगा निम्नलिखित में से 1855 को किस वृक्ष को राज्य की संपत्ति घोषित किया गया? तो आपको क्या, सागौन आपको याद रखना है। या पूछेगा निम्नलिखित में से 1855 ईस्वी में किस वृक्ष को राज्य की संपत्ति घोषित किया गया? स्टार लगा लेना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट लड्डू फैक्ट है, ये सागौन आपका वृक्ष हो जाएगा। हमने साल जाना, हमने शीशम जाना, हमने सागौन जाना। अब सागौन का भाई हम सेलम के बारे में परिचर्चा करते हैं। सेलम का वृक्ष कहीं कहीं क्या है, दृष्टव्य है, कहीं कहीं देखने को मिलता है। दृष्टव्य मतलब देखने को मिलता है। लकड़ी सफ़ेद रंग की और क्या होती है, मुलायम होती है। जो सेमल का लकड़ी है सफ़ेद होती है, क्या होती है, इसका रंग सफ़ेद होता है, मुलायम होता है। ठीक है, ऊंचाई पूछेगा तो 18 से 30 मीटर ये ऊंचा होता है। व्यापारिक वृक्ष माना जाता है। क्या माना जाता है? व्यापारिक वृक्ष माना जाता है। इसके फूल से क्या, रेशा प्राप्त होता है। व्यापार किया मतलब कि इसके फूल से रेशा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन दे देगा, किस वृक्ष के फूलों से रेशा प्राप्त किया जाता है? आपको साल, सागौन, सेलम और हल्दू दे देगा। तो सेलम का जो वृक्ष है इसके फूलों से क्या, रेशा प्राप्त किया जाता है। सर नेक्स्ट है हल्दू की बात करें तो लकड़ी इसकी मजबूत होती है। प्रयोग इसका खिलौना बनाने में। ठीक है, जो खिलौना बच्चों के खिलौने होते हैं उनको बनाने में किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? हल्दू का प्रयोग किया जाता है। आप मुझे बताना, जो क्रिकेट का बल्ला है, क्रिकेट का बल्ला है किस लकड़ी के वृक्ष से बनाया जाता है, या किस वृक्ष के, सॉरी, जो क्रिकेट का बल्ला है, क्रिकेट का जो बल्ला होता है, बैट होता है, उसे किस लकड़ी के वृक्ष, किस वृक्ष के लकड़ी से बनाया जाता है? ठीक है, कमेंट में बताना, इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में गिवन फैक्ट है। ठीक है, पूछ लेगा आपसे निम्नलिखित में से क्रिकेट के बल्ले को बल्ला किस वृक्ष की लकड़ी से बना होता है? आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले वाले भाग में विलो के बारे में आपको बताया था, हमने बर्च के बारे में आपको बताया था। ठीक है, नेक्स्ट है सहतूत की बात करूं तो सहतूत के वृक्ष 1800 मीटर की ऊंचाई में पाया जाता है। व्यापारिक वृक्ष है। पत्तियों से रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। सॉरी, तो सहतूत की जो पत्तियां हैं इसमें रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में किस वृक्ष के पत्ते में रेशम के कीड़े पाले जाते हैं? तो सर सहतूत के वृक्ष में। ठीक है, तुन्न की बात करूँ तो उत्तराखंड हिमालय के निचले ढालों पर पाया जाता है। खिलौना बनाने में इसका प्रयोग, जैसे हल्दू के लकड़ी से खिलौना बनाया जाता है, वैसे तुल से भी क्या बनाया जाता है, खिलौना बनाया जाता है। नेक्स्ट है देवदार की बात करूँ तो देवदार वृक्ष का विस्तार उत्तराखंड में 2000 से 3000 मीटर की ऊंचाई तक है। मोटे एवं ऊंचे होते हैं 30 मीटर तक। लकड़ी मुलायम होती है, टिकाऊ होती है। सुगंधित तेल इससे प्राप्त किया जाता है। ठीक है, देवदार के वृक्ष से सुगंधित तेल प्राप्त किया जाता है। ठीक है, और उपयोग इसका फर्नीचर बनाने में, मकान, रेल और स्लीपर के डब्बे बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। चीड़ की बात करूं तो चीड़ आप अच्छे से जानते हैं, इसकी पत्तियां क्या होती हैं, नुकीली, वो क्या होती हैं, ऐसे होती हैं, ये शंकुआकार होती है, ऐसी चीड़ के पत्ते होते हैं। ठीक है, 3 पत्तियां होती हैं सभी में, किसी में आपको 4 पत्तियां मिलती हैं, किसी में 5 पत्तियां मिलती है। 4 और 5 पत्तियां बहुत कम मिलती हैं, बाकी आपका 3 पत्तियों वाला चीड़ का ये पत्ता होता है। 700 से 1800 मीटर की ऊंचाई में पाया जाता है। वृक्ष इसके ऊंचे और शंकुआकार होते हैं। आर्थिक महत्व की बात करूँ तो इससे लीसा प्राप्त किया जाता है। जो महिलाओं की चूड़ियाँ बनती है, तारपीन तेल हो गया, ठीक है, आपका मिट्टी का तेल हो गया, तो इसी से वो प्राप्त किया जाता है, चीड़ के वृक्ष से। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी बात करूँ तो ओक जिसे बोलते हैं झांझ। ठीक है, उत्तराखंड में 1500 से 2000 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। कठोर लकड़ी होती है, टिकाऊ मजबूत होता है। उपयोग किसका, काष्ठ बर्तन कृषि यंत्र बनाने में। ठीक है, आपके हल हो गया, जूं हो गया, फावड़ा का जो क्या होता है, जो उसका पकड़ने वाला होता है, तो इसका प्रयोग किस में किया जाता है, ओक के वृक्ष से किया जाता है। ओक अगर बता दो बांज का ही एक प्रजाति है। ठीक है, हमने पहले बताया बांज की 3 प्रजातियां बताया, जिसमें ओक एक प्रजाति है। ठीक है, जल संग्रह करने की इसमें क्या होती है, अद्भुत क्षमता होती है। पत्तियों का उपयोग चारा के लिए किया जाता है। ठीक है, बुरांस आप भरी बाती जानती हैं, उत्तराखंड का क्या है, राजकीय वृक्ष है। ठीक है, एक प्रकार का पुष्प है। वानस्पतिक नाम पूछेगा तो क्या है, रोडोडोड्रॉन अल्बोरियम इसका क्या है, अर्बोरियम इसका क्या है, वानस्पतिक नाम है। आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से बुरांस का वानस्पतिक नाम पूछेगा तो रोडोड्रोम क्या है, अर्बोरियम है। ठीक है, वर्ष भर हरा भरा रहता है और विशेष ऊंचाई पर, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी, इसका अगर फूलों की बात करो तो चटक लाल होता है। जैसे जैसे आप 7000 से 8000 ऊंचाई में जाते हैं तो आपको इसके सफ़ेद रंग के फूल इसके मिलते हैं। इसका फूल के रसों से क्या विभिन्न दवाइयों का बनाए जाते हैं, जो हृदय रोग के लिए भी क्या होते हैं, फायदेमंद होते हैं। ठीक है, वही बात करो तो ये क्या है, नैसर्गिक वर्ग का क्या है, पुष्पीय वृक्ष है। ऊंचाई
15 से 20 फीट है। गोलाई 4 से 6 फीट होता है। जंगल की ज्वाला इसे कहा जाता है। बिखरी रक्तिम छटा के कारण लाल इसके पुष्प दिखाए जाते हैं, चटक लाल है, जिसे जंगल की ज्वाला कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसकी बिखरी जो रक्तिम छटा के कारण फूलों के कारण इसे जंगल की ज्वाला कहा जाता है। विस्तार की बात करें तो 1200 से 1800 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। फूलों से जूस जो हृदय रोगों के लिए क्या होता है, लाभकारी होता है। नेक्स्ट है नीला पाइन की बात करें तो उत्तराखंड में 2500 से 3500 मीटर तक पाया जाता है। कहीं कहीं देवदार वनों के मध्य पाया जाता है। औसत लंबाई 25 मीटर है। विभिन्न घरेलू उपयोगी से किए जाते हैं। ठीक है, तो हमने उत्तराखंड में जो प्रमुख वृक्ष पाए जाते हैं हमने उसके बारे में क्या कर ली, परिचर्चा कर ली है। अब जानेंगे यहाँ जो क्या है प्रमुख उपयोगी वनस्पति औषधियाँ हैं उनके बारे में परिचर्चा कर लेते हैं। ठीक है, उत्तराखंड प्राकृतिक वनस्पतियों का क्या है, खजाना है। जैसे इसे देवभूमि कहा जाता है, पितरों की भूमि, स्वर्ग भूमि कहा जाता है। यहाँ जैसे विभिन्न प्रकार के वृक्ष झाड़ियाँ पाई जाती हैं, यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है, गंगा का उद्गम होता है। उसी प्रकार इसे क्या बोला जाता है उत्तराखंड में, इसकी वनस्पति को यहाँ का क्या कहा जाता है, खजाना कहा जाता है। चरक संहिता में आचार्य चरक इसके जनक है। चरक संहिता अगर तो जनक कौन है, चरक है। ठीक है, इस क्षेत्र को वानस्पतिक बगीचा और हिमालय का हिमवंत औसंद भूमि नाम से इन्होंने इसके संबोधित किया है। राज्य में लगभग 500 प्रकार की जड़ी बूटियां पाई जाती हैं, जिसमें आपने जाना हो किलमोड़ा। ठीक है, किलमोड़ा जड़ से प्राप्त किया जाता है, ऊपर ही कांटेदार होता है, पीलिया का उपचार किया जाता है। ठीक है, घोड़ चरक की बात करें तो अतिसार में इसका जो आपका क्या होता है, अतिसार होता है, उसमें क्या घोड़ चरक का प्रयोग किया जाता है, उसके लिए क्या है फायदेमंद है। मरोड़ फली की बात करें तो सर्पविष के लिए में इसका प्रयोग किया जाता है। और चिरायता की बात करें तो ज्वर उतारने में चिरायता का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो ये चार तो प्रमुख है, इंपॉर्टेंट है। पीलिया में किस का प्रयोग किया जाता है, किलमोड़ा की जड़ों का प्रयोग किया जाता है, इससे दवा बनाई जाती है। घोड़ चरक अतिसार में, ठीक है, मरोड़ फली सर्पविष में, और चिरायता पूछेगा ज्वर उतारने में। ठीक है, नेक्स्ट आपका बात करूँ तो झूला है। झूला की बात करूँ तो राज्य में 5500 मीटर तक की ऊंचाई तक झूला वनस्पति का मक्कू, छड़ीला आदि प्रजातियां, इसकी 2 प्रजातियां पाई जाती है, मक्कू और छड़ीला। उपयोग सांभर व गरम मसाला में इसका प्रयोग किया जाता है। रंग रोगन हवन सामग्री व रेजिनोडाइड निकालने में इसका प्रयोग किया जाता है। प्रथम ग्रेड का झूला फ्रांस को निर्यात किया जाता है। आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से किस देश को प्रथम ग्रेड का झूला निर्यात किया जाता है, तो प्रथम ग्रेड का जो झूला होता है वो किसको, फ्रांस को निर्यात किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्या है, ब्राह्मी है। यह क्या है, बहुवर्षीय शाक है, वृद्धिवर्धक है। ठीक है, हरिद्वार में यह बहुत मात्रा में पाया जाता है आपका ब्राह्मी। ठीक है, घिंगारू की बात करूं तो 3600 मीटर की ऊंचाई में पाया जाता है। इसका फल को खाया जाता है, कोमल और पीले रंग का होता है। ठीक है, अच्छा होता है। आजकल बात करूं तो आजकल आपका घिंगारू पकने का टाइम हो गया है, आजकल आपको घिंगारू मिलता है। ठीक है, हृदय रोगों के लिए क्या होता है, फायदेमंद होता है। सिकाकाई की बात करूं तो यह 2500 मीटर की ऊंचाई में पाया जाता है। पक्के फलों का इसमें आयुर्वेदिक शैम्पू बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है भीमल की बात करूं तो पौधे का सभी भाग इसमें उपयोगी होते हैं। ठीक है, कोमल शाखाओं को कूटकर शैम्पू बनाया जाता है। भीमल के जो कोमल शाखाएं हैं इससे शैम्पू बनाया जाता है। नेक्स्ट है बिच्छू या कंडाली घास। ठीक है, जब आप घर में शैतानी करते थे तो आपके पूर्वज आपको बिच्छू घास लगा देते थे, तो बिच्छू घास क्या है, औषधि होती है। इसकी पत्तियों का सब्जी बनाया जाता है। एमीनिया रोग के लिए क्या है, उसके अमीनिया रोग का क्या है, नाशक है। राज्य में क्या मिलता है, अधिक मात्रा में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है भेकल की बात करो तो 400 मीटर की ऊंचाई में पाया जाता है। बीज से तेल निकालकर भूटिया लोग इसे खाते हैं। ठीक है, भेकल क्या, बीज से तेल निकालते हैं जिसे भोटिया लोग खाते हैं। ठीक है, गठिया लोग के लिए क्या है, गठिया रोग के लिए लाभकारी है। ठीक है, श्यामाली की बात करूँ तो राज्य में 1000 मीटर की ऊंचाई में पाया जाता है। हर भाग इसका औषधि है। पत्तियां गठिया या कटे में इसका, जो पत्तियां कटे में इसकी पत्तियों का और क्या गठिया में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पुष्पों का उपयोग पेचिश, हैजा, बुखार, यकृत और हृदय की बीमारियों को ठीक करने में किया जाता है। हमने किलमोड़ा बताया जिसे क्या, दारू हरिद्रया जरिस्क अन्य नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, शीतोष्ण पौधा है। यह क्या है, शीतोष्ण पौधा है। इसकी अर्क, फल, जड़ की छाल, तना और लकड़ी उपयोगी है। इसकी जड़ों में लकड़ियों को क्या बताओ, बरेलियम हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है। इसकी जो जड़ों की लकड़ियां उसमें क्या, बरेलियम और हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है। यह पौधा वन्य जीव अधिनियम के प्रथम श्रेणी में रखा गया। आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में किस पौधे को वन्य जीव अधिनियम के प्रथम श्रेणी में रखा गया, तो किलमोड़ा आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट उमेश की बात करो तो इसे हिप्पोपो नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा तत्व इसमें मिलते हैं। प्रयोग दवा से लेकर सौंदर्य प्रशासन में इसका टॉनिक बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी जड़ों
जड़ों की मिट्टी में क्या नाइट्रोजन पाई जाती है। टमाटर के विकल्प के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। चीन इसके निर्यात में $50,000 क्या करता है, $50 पैदा करता है। ठीक है, धुनेर की बात करूं तो यह पौधा 2000 मीटर की ऊंचाई में पाया जाता है। टेक्सास प्रजाति का यह धुनेर पौधा है, टेक्सास प्रजाति का एक पौधा है। अमेरिका में इस पौधे की प्रजाति में कैंसर के इलाज के लिए क्या टेक्सान नामक रसायन प्राप्त किया जाता है। सॉरी। तो जो धुनेर है ना, धुनेर की अगर बात करूं तो कैंसर के इलाज के लिए इससे टेक्साल प्राप्त किया जाता है। ठीक है, टेक्सान नाम का रसायन प्राप्त किया जाता है। आपसे पूछेगा कि टेक्सान नामक रसायन प्राप्त किस पौधे से किया जाता है, तो धुनेर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुमाऊं क्षेत्र में सर्वप्रथम 1903 में पश्चिम कृषि निदेशालय के निर्देशन में बेलोडोना की खेती शुरू की गई थी। आज राज्य में अफीम, कुटकी, पाइथेरियम, जिरेनियम आदि अनेक औषधियों एवं बायोडीजल के लिए क्या है, जैठोप की खेती की जाती है। ठीक है, 1972 में जड़ी बूटियों के संग्रहण का कार्य सहकारिता विभाग के अंतर्गत किया गया। एक योजना बनाई गई थी 1972 में। ठीक है, 1980 में जड़ी बूटियों के संरक्षण के लिए भेषज सरकारी संघों की स्थापना की गई थी। आपसे पूछेगा निम्नलिखित में भेषज किससे संबंधित है, तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा। तो जड़ी बूटियों के संरक्षण के लिए क्या है, भेषज आपका संबंधित है, इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लेना, पूछ लेगा। ठीक है, वन प्रबंधन अधिनियम 1982 के तहत 114 जड़ी बूटियां प्रतिबंधित हैं। 44 पौधों के आयात पर प्रतिबंध है, जैसे कुटकी हो गया, पिकोराइला कुर्वा हो गया, जटामासी नार्डोस्टोटिस बोलते हैं। ठीक है, अतीस जिसे क्या एकोनाइट्स बोलते हैं। ठीक है, हिटोरोफाइलम बोलते हैं, वन ककड़ी, पेडोफाइलम और हेक्जेंडम आदि ये क्या है, प्रतिबंधित वृक्ष हैं। ठीक है, राज्य में हर्बल स्टेट घोषित करते हुए जड़ी बूटी के समग्र विकास हेतु मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में औषधीय पादप बोर्ड का गठन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपके लिए जड़ी बूटी विपणन और सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से क्या ऋषिकेश, टनकपुर, रामनगर में जड़ी बूटी मंडी की स्थापना की गई थी। इंपोर्टेंट है, सगंध पादक कृषिकरण, प्रसंस्करण एवं विपणन हेतु जड़ी बूटी शोध एवं संस्थान के अंतर्गत स्वतंत्र इकाई के रूप में सगंध पादक के केंद्र सेलाकुई में स्थापना की गई थी। सेलाकुई में आपका क्या है, सगंध पादक कृषिकरण प्रसंस्करण सीएमएफ की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है राज्य में 29 जड़ी बूटियां पौधालयों एवं ऋषिकेश के मुनि की रेती में एक हर्बल गार्डन की स्थापना की गई, जिसमें 473 पौधालयों में जड़ी बूटियों और पौधों का उत्पादन किया गया, जिसमें हरिद्वार में 300 प्लस है, सेलाकुई में 184, देहरादून में पड़ता है। ठीक है, उद्योग स्थापित किए गए थे। ठीक है, महत्वपूर्ण संस्थान है, इनके बारे में जान लेते हैं कि जड़ी बूटियों के संरक्षण, संग्रहण तथा विपणन के लिए महत्वपूर्ण संस्थानों की स्थापना की थी। यहाँ से पूछेगा, आपसे पूछेगा इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकलिस्ट लिमिटेड पूछेगा, ऋषिकेश देहरादून में। ठीक है, इंडियन मेडिकल फार्मास्यूटिकलिस्ट लिमिटेड पूछेगा तो मोहान अल्मोड़ा में। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग्स रिसर्च पूछेगा, तालीखेत अल्मोड़ा में है। और पूछेगा आपसे कोऑपरेटिव ड्रग्स फैक्ट्री पूछेगा, रानीखेत अल्मोड़ा में है। कुमाऊं मंडल विकास निगम नैनीताल में है। गढ़वाल मंडल विकास निगम पौड़ी गढ़वाल में है। ठीक है, नेक्स्ट है जड़ी बूटी और औषधीय क्षेत्र में शोध एवं विकास से संबंधित राज्य में निम्न संस्थाएं खोली गई। उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान आपका श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में है। जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान आपका गोपेश्वर चमोली में है। औषधीय एवं सुगंधित पौध संस्थान सीमेप आपका पंतनगर में है। रसायन विभाग एवं वनस्पति विभाग पूछेगा विश्वविद्यालय तो नैनीताल व श्रीनगर में है। ठीक है, वन अनुसंधान संस्थान पूछेगा, आपको पूछेगा वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। ठीक है, जीबी पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान अल्मोड़ा कटारमल कोसी में है। ठीक है, वनों से लाभ क्या क्या होते हैं, तो वनों से 2 लाभ होते हैं, एक अप्रत्यक्ष लाभ होता है, एक प्रत्यक्ष लाभ होता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष लाभ में वायु, जल, मृदा अपरदन, बाढ़ आदि ये क्या इसके अंतर्गत आ जाते हैं। बाढ़ आती है तो मिट्टी लाती है, उपजाऊ क्षमता उससे आपको मैंने बताया हुआ है, वायु, जल, मृदा आपको प्राप्त होता है। प्रत्यक्ष में आय का प्रमुख स्रोत है, आर्थिक महत्व वाली लकड़ी, औषधि इसके क्या है, प्रमुख वृक्ष आ जाते हैं। ठीक है, अंतिम आपकी वन नीतियां हैं, इंपोर्टेंट है, 1 नंबर बनेगा। ठीक है, सन 1865 में वनों से संबंधित भारत का पहला कानून भारतीय वन अधिनियम पास किया गया था। ठीक है, 1884 में वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए कार्य योजना वन विभाग लागू किया गया था। ठीक है, वहीं 1948 में केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना हुई और 1950 में देश भर में वन महोत्सव का प्रारंभ हुआ। 1952 में नई राष्ट्रीय वन नीति की बनाई गई और 1998 में क्या इसे संशोधित वन नीति के अंतर्गत रखा गया था। ठीक है, अगर बात करें वन शिक्षा के बारे में बात करूं तो सन 1865 में भारत के प्रथम वन महानिरीक्षक डॉक्टर कौन थे, डिट्रिच
रेड्डीज की नियुक्ति की गई और उनकी सलाह पर 1878 में देहरादून में देश का प्रथम वन महाविद्यालय फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून की स्थापना की गई और 1884 में इसका नाम इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल रखा गया। 1906 में अनुसंधान कार्य के साथ जोड़ते हुए इसका नाम क्या रखा गया, नया इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI रखा गया था। तो ये FRI के बारे में हमने बताया, देहरादून में है। FRI सभागार पूरे एशिया का लकड़ी का निर्मित क्या है, एकमात्र हॉल है। इसमें 6 संग्रहालय हैं और 18,000 काष्ठ नमूने एक काष्ठ संग्रहालय में इसमें संग्रहित किए गए हैं। तो ये उत्तराखंड के वन संसाधनों के बारे में हमने चर्चा, वनों के प्रकार, हमने टाइप, उनके महत्व, उनके जो लाभ हैं, उनके जो औषधीय गुण हैं, उन और वन नीति, वन शिक्षा, सभी के बारे में परिचर्चा कर ली है। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप अभी अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास को संलग्न कर सकते हो। सपना आपका साकार हम करेंगे। जुड़ना है, वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक उन लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें जहाँ संसाधनों के अभाव है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने साथियों में कर सकते हो। सबका हमने क्या करना है, सपनों को साकार करना है। बाकी इस वीडियो की PDF आपको UK टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।